ये आप देखिए, मैंने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक खोला हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई कल सीएफओ ने एक बड़ा बयान दिया था और मैं खुद इस बात से यकीन नहीं मान रहा कि भाई ये बयान सीएनबीसी टीवी 18 के ऊपर आया, जहां पर ओला इलेक्ट्रिक के सीएफओ यानी कि हरीश अभिचंदानी ने बहुत क्लियरली बोला था कि भाई ओला इलेक्ट्रिक ने फाइनली अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की जो डिलीवरी है वो स्टार्ट कर दी है, जो कि ओला इलेक्ट्रिक के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल है। और इसी के साथ ये भी बोला कि भाई ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में लीडरशिप पोजीशन पे है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और ये सब कुछ हमने कल की वीडियो में समझा था, लेकिन अभी एक ऐसी खबर निकल के सामने आ गई, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं कि इस आर्टिकल को तो सीएनबीसी टीवी 18 ने पब्लिश किया और जो अभी एक बड़ा नोटिस पब्लिश किया वो कंपनी ने खुद अपनी तरफ से जारी किया है, यानी कि कंपनी ने खुद ऑफिशियली इस चीज को बताया है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर आप देखिए मैंने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो एक दिन हो चुके हैं इस अपडेट को आए, सिंपली क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो हमारे सामने पीडीएफ खुल जाती है। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ओला इलेक्ट्रिक की एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड था और ओला टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो कि ओला इलेक्ट्रिक की सब्सिडरी है, उसके ऊपर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड BIC के अंडर एक पिटीशन फाइल की गई है। और ये पिटीशन किसने फाइल की है? ये पिटीशन फाइल की है मिसेस रोज मेहता डिजिटल सर्विस लिमिटेड ने। मिस रोज मेहता डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ओला की एक ऑपरेशनल क्रेडिटर है, यानी कि ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जो कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की सब्सिडरी है, उसको पेमेंट करना था। किसका पेमेंट करना था? रोज मेहता डिजिटल सर्विस लिमिटेड का। और यहाँ पर रोज मेहता का कहना है कि ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी ने उनके दिए गए सर्विस का पेमेंट ही नहीं किया है और इसी वजह से हम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT, वहीं बेंगलोर में CIRP यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करने की डिमांड की है। फिलहाल ओला ने इस क्लेम को डिस्प्यूट किया है और साफ साफ बोला है कि भाई हम भी लीगल एक्शन लेंगे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये सारी बातें मैं आपको हवा में नहीं बता रहा, आप ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको इधर क्लियरली नजर आ जाएगा। अब क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस नोटिस के बाद? सबसे पहले कंपनी को फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी का सिग्नल मिल रहा है और कह सकते हैं कि इसी रीजन से ओला आप देख सकते हैं बहुत तेजी से नीचे भी गिरा था। आज लगभग ओला 7% तक नीचे गिर गया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ओला का जो स्टॉक प्राइस है इसलिए नीचे नहीं गिरा कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जो सब्सिडरी है यानी कि ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को बैंकरप्सी का नोटिस आ गया। वो तो गिरा इसलिए है जब लोगों ने इस नोटिस को पढ़ा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इस नोटिस को जाना तो स्टॉक में बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली। इन्वेस्टर्स ने सेल किया इसलिए ये स्टॉक नीचे गिरा। इसके अपोजिट बात करें, जब कोई पॉजिटिव न्यूज आती है इस कंपनी को लेकर, कितनी भी बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ जाए लेकिन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते, बट अगर इस कंपनी को लेकर नेगेटिव न्यूज आ जाए तो इन्वेस्टर सेल जरूर कर देते हैं। और वही चीज आज हमें फिर से ओला में देखने को मिली और आज इस कंपनी को लेकर नेगेटिव नोटिस आया तो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरा। वहीं कुछ दिनों से कंपनी को लेकर पॉजिटिव नोटिस भी थे पर स्टॉक में कोई खास हलचल देखने को नहीं मिली। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई सीएफओ द्वारा बड़े बयान आ चुके हैं। सीएफओ यानी कि हरीश अभिचंदानी ने बड़ी बात कही थी। इससे पहले कंपनी ने यही बताया था कि भाई हम 25,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बेच चुके हैं। हालांकि वाहन पोर्टल पे वो 25,000 का डेटा नहीं दिखा रहा था, लेकिन कंपनी ने अपनी तरफ से उसको भी क्लियर किया। वहीं कंपनी अपने Q4 को इंप्रूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इन्वेस्टर किस तरह से इस कंपनी को देखते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इन्वेस्टर्स में एक नॉर्मल इन्वेस्टर, एक रिटेलर तो ज़्यादा इन्वेस्ट करता नहीं है और उसके निकलने से या उसके खरीदने से ज़्यादा स्टॉक में फ़र्क भी नहीं पड़ता। जब तक कंपनी के अंदर कोई बड़ा शार्क, कोई FII, कोई DII कंपनी के स्टॉक को सेल ना करे बड़ी क्वांटिटी में, तब तक स्टॉक इतना नीचे नहीं गिरता। बाकी जब स्टॉक नीचे गिरने लगता है तो रिटेलर भी पैनिक क्रिएट करते हैं और वो भी अपने स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से ओला आज हमें 7% के आसपास गिरता हुआ नजर आया। तो अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको पता होने ही चाहिए। अगर आप इस कंपनी के आज भी इन्वेस्टर बने हुए हैं तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि भाई ये जो PDF आई है, यानी कि ये जो नोटिस कंपनी ने पब्लिश किया है, इससे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को कितना नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा टोटली डिपेंड करेगा 3 मेजर फैक्टर के ऊपर। तीनों मेजर फैक्टर आपको ध्यान से समझने हैं क्योंकि ये आपके पैसे का सवाल है। अगर आपने अपना वैल्यूएबल पैसा ओला इलेक्ट्रिक में लगाया हुआ है तो आपको ये 3 मेजर फैक्टर पता होने ही चाहिए। और हमारा चैनल जाना ही इस वजह से जाता है
कि हम जो न्यूज़ होती हैं उनकी इनसाइट्स, उनकी गहराई आपके सामने रखते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ठीक है ओला की सब्सिडरी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, ओला को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर से पढ़ने वाली बात नहीं है, इनकी गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये जो बैंक करप्सी का नोटिस आया है, इंसॉल्वेंसी का नोटिस आया है, ओला इलेक्ट्रिक पे नहीं आया लेकिन उसकी सब्सिडरी पे भी आया है, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। 3 मेजर फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है फाइनेंशियल इम्पैक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, मैं सब्सिडरी की बात कर रहा हूँ, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात नहीं कर रहा। जब मैं बोलूँ ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी तो आप समझ जाइए कि ये ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात नहीं है, ये उसकी सब्सिडरी की बात है। तो अगर ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का डिफॉल्ट अमाउंट बढ़ता है तो कंपनी को पेनल्टी, लीगल फीस और सेटलमेंट कॉस्ट को भी बियर करना पड़ेगा। इससे ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पे बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर CIRP अप्रूव हो जाता है तो कंपनी को बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग या एसेट सेल करने पड़ सकते हैं। इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, जो क्रेडिटर्स हैं, उनका ट्रस्ट भी लूज हो सकता है। इससे ओला इलेक्ट्रिक को भविष्य में फंड राइज करने में दिक्कत आएगी। तो ये तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुए। दूसरा मेजर फैक्टर है ब्रांड और मार्केट इमेज खराब होना। यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक ऑलरेडी EV इंडस्ट्री में कंपटीशन फेस कर रहा है, जहां पर एंथर, TVS, बजाज जैसे प्लेयर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर फाइनेंशियल ट्रबल का सिग्नल मार्केट में आता है तो कस्टमर्स और जो पार्टनर्स हैं इस कंपनी के, उनका जो ट्रस्ट है धीरे धीरे कम होने लगेगा और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको मौका मिलेगा तेजी से ग्रो करने का। कंपनी के जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्लान्स हैं, उनको डिले करना पड़ेगा, हो सकता है कि उनको कैंसिल भी करना पड़े। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि ब्रांड और मार्केट इमेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर आता है वो है लीगल एंड ऑपरेशनल रिस्क। अगर ये केस ज़्यादा सीरियस हो गया तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जो अदर सब्सिडरीज हैं उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वहीं NCLT का केस अगर नेगेटिव आया तो बिजनेस ऑपरेशन में डिस्ट्रप्शन आ सकती है। यहाँ पर कंपनी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना पड़ सकता है, जो उनकी ग्रोथ को काफ़ी स्लो कर देंगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो इन्वेस्टर इस कंपनी में आज इन्वेस्टेड हैं, 2-3 दिन पहले इन्वेस्ट हो गए थे या 1-2 महीने से इन्वेस्टेड हैं और वो चाहते हैं कि भाई 1-2 हफ्ते हमें देखना है इस कंपनी में, उसके बाद निकल जाएंगे, या 1-2 हफ्ते के लिए ही हम खरीद रहे हैं इस कंपनी के स्टॉक को, जिनको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स बोलते हैं, छोटे टाइम के लिए स्टॉक को खरीदते हैं। तो यहाँ पर छोटे टाइम के लिए तो हम यही कहेंगे कि कुछ दिनों तक ओला में लीगल और फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है और कुछ दिनों तक ओला में यही न्यूज़ हमें हर जगह देखने को मिलेगी। आप खुद देखिए, मैं गूगल पे ओला इलेक्ट्रिक लिखता हूँ, मल्टीपल आर्टिकल्स इसी चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं। 7 घंटे पहले, 16 मिनट पहले आपको हर जगह वही चीज़ देखने को मिलेगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई शॉर्ट टर्म में ये न्यूज़ वायरल होने वाली है, काफ़ी पॉपुलर न्यूज़ है। जब चीज़ें वायरल होती हैं तो इन्वेस्टर पैनिक क्रिएट करते ही हैं। या तो ये न्यूज़ आती, ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलती तो ये सेटलमेंट हो सकता है ताकि इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं चलेगा। जब पता नहीं चलेगा न्यूज़ का तो वो इस कंपनी में होल्ड करके रखेंगे, सिंपल सी बात है। बट अगर पता चल रहा है, न्यूज़ वायरल हो रही है, तो स्टॉक को बहुत तेज़ी से सेल करेंगे और वही सिनेरियो आज हमें इधर देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में तो हम कह सकते हैं कि ये लीगल न्यूज़ की वजह से ये चर्चा में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और न्यूज़ अगर पॉजिटिव होती तो अच्छी बात होती, लेकिन नेगेटिव है तो शॉर्ट टर्म में यही चीज़ें चलने वाली हैं। लेकिन जो मिड टर्म वाले हैं, जो 1-2 महीने तक, 6-7 महीने तक होल्ड करके रखते हैं, उनके लिए ये कह सकते हैं कि अगर ये केस थोड़ा सीरियस हो जाता है तो ब्रांड वैल्यू और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखकर चलना है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में निवेश हैं, जो 1-2 साल तक होल्ड करके रखना चाहते हैं, अगर ओला इलेक्ट्रिक इस इशू से सक्सेसफुली हैंडल कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाती तो बिजनेस कंपनी का कुछ टाइम के लिए स्लो डाउन रहेगा, लेकिन धीरे धीरे कंपनी अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। और ओला इलेक्ट्रिक अगर इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेती है तो ये जो डैमेज है कंपनी के ऊपर थोड़ा कम पड़ेगा। लेकिन अगर ये जो लीगल फाइट है लंबी चलती है तो कंपनी को एक मेजर नुकसान भी हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने अपना स्पेकुलेशन आपके सामने रख दिया है। मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ कि भाई ये स्पेकुलेशन है, 100% ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो खुद भी आप अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि मैं आपके सामने इसीलिए पूरी न्यूज़ रखता हूँ। मैं इसीलिए आपको दिखाता भी हूँ कि भाई देखो ये अपडेट है, इधर से आप देख सकते हो, पूरा खुद से भी पढ़ सकते हो। और इनफैक्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने ओला इलेक्ट्रिक खोला हुआ है, मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पर आपको अपडेट मिलेगी। तो आप खुद से भी अगर ऐसे प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ओवरऑल क्या है। एक बात क्लियर करना चाहूँगा, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर ये केस नहीं है, उसकी सब्सिडरी के ऊपर है। तो ये भी हमें ध्यान रखकर चलना है।
बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से तो भाई पहले भी कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन इस कंपनी को लेकर नहीं था और अभी भी कोई नहीं है और ना ही मैं कभी ये चीज़ें देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि भाई न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ के इनसाइट्स क्या हैं जो हमें पता होने चाहिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमने इतने में ख़रीदा तो हम क्या करें, हमने इतने में ख़रीदा, इतनी बड़ी क्वांटिटी ख़रीदी तो हम क्या करें। मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, देखो आपने मुझसे पूछ के ये स्टॉक नहीं लिया, आपने खुद रिसर्च की होगी, आपने खुद समझा होगा इस कंपनी को या किसी से रिकमेंडेशन लेके खरीदा होगा, तो आपको उससे पूछना चाहिए जिससे आपने रिकमेंडेशन ली है, या फिर खुद से रिसर्च किया तो आपको देखना चाहिए कि भाई ये कंपनी जो मैंने रिसर्च किया उस रिसर्च पे कामयाब हो रही है या नहीं है। यानी कि जो मुझे लगता था कि भाई ओला ऐसे 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 आगे बढ़ेगी तो क्या वो वैसे वैसे आगे बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो भाई आपके लिए अच्छी बात है, आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई जो सोचा था ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ये वैसी तो नहीं निकली, तो फिर आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप मुझसे ऐसे कमेंट्स पूछोगे कि भाई मैं क्या करूं बताओ, तो उसके रिप्लाई मैं चाह कर भी नहीं दे सकता, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको एडवाइस नहीं कर सकता और ना ही किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन दे सकता हूँ बाय सेल होल्ड की। बाकी गाइज मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।